नमस्कार दोस्तों, मैं सलाहुद्दीन नवेद रोशन राहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम ऑटिज्म और डेवलपमेंटल डिले कंडीशंस में उपयोग होने वाली या उसमें इस्तेमाल होने वाली थेरेपीज़ का परिचय दे रहे हैं। इसमें हम पेरेंटल ट्रेनिंग प्रोग्राम, साइको एजुकेशन थेरेपी, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, स्पीच थेरेपी और स्पेशल एजुकेशन का परिचय दे चुके हैं। आज हम बात करेंगे बिहेवियर थेरेपी के बारे में। बिहेवियर थेरेपी यानी व्यवहार चिकित्सा क्या होती है, कब काम आती है और कैसे उपयोगी होती है, कैसे फ़ायदेमंद होती है। तो दोस्तों, बिहेवियर थेरेपी के बारे में आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लें कि बिहेवियर थेरेपी क्या है, बिहेवियर क्या है। बिहेवियर और थेरेपी ये दो वर्ड हैं, दो शब्द हैं जिनसे मिलकर ये बना है। और बिहेवियर यानी व्यवहार, या सुबह जागने से लेके रात के सोने तक हम अपने कॉन्शियस माइंड से जो कुछ भी करते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, समझते हैं, ये सारी चीज़ें व्यवहार के अंतर्गत आती हैं। यानी सुबह उठे, हम लैट्रिन बाथरूम गए, ब्रश किया, नाश्ता किया, नहाया धोया, तैयार हुए, ऑफिस चले गए या अपने काम पर चले गए, वापस आए, बच्चों के साथ खेले, घर में रहे, पढ़ाई लिखाई करी, टीवी देखी, खाना खाया, सो गए। तो ये सारी दिनचर्या जो है ये व्यवहार यानी बिहेवियर का ही एक हिस्सा है। दोस्तों, सुबह जागने से लेकर रात के सोने तक जो काम हमने अपने लिए किए हैं, मैंने खुद के लिए किए हैं, वो काम है पर्सनल बिहेवियर। जो काम मैंने परिवार के लिए, घर के लिए किए हैं, वो है डोमेस्टिक बिहेवियर। जो मैंने सोसाइटी में खुद को प्रेजेंट करने के लिए किए हैं, वो हैं सोशल बिहेवियर। इन सब को करने में मैंने जो बोला, जो अपना प्रेजेंटेशन दिया, वो है कम्युनिकेशन बिहेवियर। मैंने अपने आप को प्रेजेंट किया है, तो वो है कम्युनिकेशन बिहेवियर। मैंने अपनी आवश्यकताओं को बताया है, ज़रूरतों को बताया है, मैंने अपनी अवधारणाओं को बताया है, कॉन्सेप्ट्स को बताया है, या जो भी मैं कह रहा हूँ वो मेरा प्रेजेंटेशन है। अगर मैं ये वीडियो अब बना रहा हूँ तो ये कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है। इसी तरह से अगर मैं नौकरी करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, तो वहाँ पर जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो है वोकेशनल बिहेवियर। मैं एक छात्र हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, स्कूल जाता हूँ, पढ़ाई लिखाई करता हूँ, होमवर्क करता हूँ, ये मेरा है स्कूल या एजुकेशनल बिहेवियर। तो इस तरीके से हम हर बिहेवियर को किसी न किसी हिस्से में देखते हैं, किसी न किसी हिस्से में रखते हैं। अब जब हम बात करते हैं बच्चों की, यानी ऐसे बच्चे जिनमें कोई डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, तो उनमें ख़ास तौर पर ऑटिज़म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले में ये बिहेवियर में परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी जैसा व्यवहार सामान्य बच्चे करते हैं, बिहेवियर सामान्य बच्चे करते हैं, वैसा बिहेवियर ये बच्चे नहीं करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, ऑटिज़म में बच्चे रिपीटेटिव बिहेवियर करते हैं, जैसे हाथों का हिलाना, आंखों के सामने ऐसे ऐसे करना, या पूरा बॉडी को रॉक करना, या लेट कर खेलना। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो असामान्य होती हैं, और विशेष बच्चे, ख़ास बच्चे हमेशा किसी न किसी इस तरह के पर्टिकुलर बिहेवियर का हिस्सा होते हैं, या उनके जीवन में कम या ज़्यादा इस तरह का कोई बिहेवियर हो सकता है। तो दोस्तों, ये है बिहेवियर यानी कि व्यवहार। अब हम बात करेंगे बिहेवियर थेरेपी की। दोस्तों, बिहेवियर थेरेपी इसी तरह के समस्यात्मक व्यवहारों को या प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स को ठीक करने का तरीका है। यहाँ पर अक्सर पालक ये कहते हैं कि हम बच्चे की बिहेवियर थेरेपी कराना चाहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि बिहेवियर थेरेपी बच्चे की नहीं होती है। बिहेवियर थेरेपी बिहेवियर की होती है, और वो बिहेवियर फैमिली में होता है, सोसाइटी में होता है। तो
बिहेवियर को सुधारने के लिए, बिहेवियर को नॉर्मलाइज करने के लिए हमें उसका अध्ययन या उसका स्टडी करनी होती है, उसका एनालिसिस करना होता है, जिसे हम बिहेवियर एनालिसिस कहते हैं। जब हम व्यवहार या बिहेवियर का एनालिसिस करते हैं तो हमें 3 अवस्थाएं, यानी व्यवहार के पहले की अवस्था, बिहेवियर के पहले की कंडीशन, बिहेवियर के समय की कंडीशन और बिहेवियर के बाद की कंडीशन, यानी तीनों अवस्थाओं का एनालिसिस करना होता है। और जब हम ये एनालिसिस करते हैं, ये विश्लेषण करते हैं, तो हम पाते हैं कि उन तीनों में से किसी एक अवस्था में व्यवहार समस्या यानी प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर का कॉज यानी कि कारण छुपा होता है। अगर हम पहचान लें उस समस्या के कारण को, या हम उसके रीज़न को पहचान लें, कॉज को पहचान लें, तो हमारे लिए बिहेवियर मैनेजमेंट आसान हो जाता है, बिहेवियर थेरेपी आसान हो जाती है और हम उसका मैनेजमेंट कर कर बिहेवियर को, प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को रिमूव कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि एक पालक के रूप में हम ये कैसे कर सकते हैं। अगस्त के एक एपिसोड में मैंने व्यवहार प्रबंधन पर या वांछनीय व्यवहार पर, यानी कि मुझे कैसा व्यवहार बच्चे से चाहिए, उस पर एक एपिसोड बनाया था जो आपकी बहुत मदद करेगा। उसके अलावा अगर हम सामान्य तरीकों से या उन तरीकों से बच्चे के बिहेवियर को ठीक नहीं कर पाते हैं, सुधार नहीं पाते हैं, तो दोस्तों ये टेक्निकल काम है। आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार व्यवहार का कारण अंदरूनी होता है, सेंसरी इश्यूज होते हैं, कई बार उनकी वजह से व्यवहार होते हैं, कई बार वातावरणीय कारण होते हैं, उसकी वजह से व्यवहार होते हैं। किस वजह से, किस कारण से व्यवहार समस्या हो रही है, ये हमें पहचानना बहुत ज़रूरी है और ये संभव होता है बिहेवियर एनालिसिस से। तो ये एनालिसिस करना सामान्य तौर पर विशेषज्ञ का काम है, मनोवैज्ञानिक का काम है। आप किसी नज़दीकी मनोवैज्ञानिक से संपर्क कर इसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बिहेवियर मॉडिफिकेशन या बिहेवियर थेरेपी में बहुत सारी तकनीकें हैं जिनको हम सामान्यतः 2 भागों में बांटते हैं। एक, समस्यात्मक व्यवहार को कम करने वाली टेक्निक्स। दूसरा, अपेक्षित यानी जैसा व्यवहार हम चाहते हैं वैसा व्यवहार बढ़ाने की तकनीक। तो यानी पहले हिस्से में हम समस्यात्मक व्यवहार को कम करने की तकनीकें देखते हैं और साथ ही साथ अपेक्षित व्यवहार या डिज़ायरेबल बिहेवियर को बढ़ाने की तकनीक सोचते हैं या अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम उदाहरण के रूप में देखें कि बच्चा हाथ हिलाता है तो हमें उसको घटाने की तकनीक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। साथ ही साथ उस हाथ से हम क्या अपेक्षा करते हैं कि बच्चा लिखे या ड्राइंग करे या कुछ कंस्ट्रक्टिव खेले, तो हमें उसके लिए बढ़ाने की तकनीकों का इस्तेमाल करना होगा। और जब दोनों तकनीकों का इस्तेमाल हम एक साथ करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये तकनीकों का इस्तेमाल पालकों को करना होता है, क्योंकि अधिकतम समय वो परिवार में गुजारता है, विषय शिक्षक या थेरेपिस्ट के साथ नहीं। तो वहाँ पर आपको एक डेमो मिल सकता है, एक तरीका देखने का मिल सकता है कि किस तरह से उसको इस्तेमाल करना है। लेकिन मूलतः इस्तेमाल परिवार में होता है, फैमिली में होता है। और जब फैमिली में जितना अच्छा मैनेजमेंट होगा, जितना अच्छा इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स का, उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यानी कि व्यवहार समस्याएं सुलझ जाएंगी, प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स रिमूव हो जाएंगे या हम उनको स्टेप बाय स्टेप रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों, मैं फिर एक बार आपको यह कहना चाहूँगा कि व्यवहार चिकित्सा यानी कि बिहेवियर थेरेपी बच्चों को डायरेक्टली नहीं दी जाती है, क्योंकि जब समस्यात्मक व्यवहार होता है तो जो उसके पास है
जो उसके नज़दीक है वही उसका रिएक्शन देगा। अगर वो रिएक्शन थेरेपेटिक वे में देगा तो बिहेवियर रिमूव होगा। वहाँ थेरेपिस्ट तो होगा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि थेरेपिस्ट वहाँ पर हो, कोई ना कोई परिवार का या फैमिली का मेंबर ही वहाँ पर होगा। तो फैमिली के सारे मेंबर्स को जब एक जैसा बिहेवियर करेंगे, एक जैसा थेरेपेटिक इंटरवेंशन करेंगे, तो बच्चे के बिहेवियर प्रॉब्लम्स को आसानी से हम लोग हटा सकते हैं। यहाँ पर अगर बिहेवियर सेंसरीज इश्यूज़ के कारण है, संवेदी क्षमताओं के कारण है या अक्षमताओं के कारण है, तो हमें दूसरे किसी एक्सपर्ट की भी मदद लेनी पड़ सकती है। जैसे सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी की मदद हमको लेनी पड़ सकती है। कभी कभी कुछ व्यवहार सेंसरी डिसऑर्डर्स के कारण होते हैं, तो हमें पहले ये पहचानना होता है कि व्यवहार क्यों है, उसके बाद उसका समाधान। तो दोस्तों, उम्मीद है बिहेवियर थेरेपी यानी व्यवहार चिकित्सा के बारे में आपका थोड़ा सा मार्गदर्शन हुआ होगा। आप इससे संबंधित हमारा एक पुराना एपिसोड भी देख सकते हैं जो कि प्लेलिस्ट में दिया गया है। उम्मीद है ये अंक आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और इस जानकारी को शेयर करें ताकि और ज़रूरतमंद परिवारों तक ये जानकारी पहुंच सके। समाज में हम सभी एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं और इसी कोशिश का ये हिस्सा है जिसमें आपका सहयोग, आपकी हेल्प, आपकी मदद हमको बहुत ज़रूरी है। इसी उम्मीद के साथ कि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। नमस्कार।